पिछले सारे घटनाक्रमों से हताश सिकंदर को उसके विश्व विजय का सपना टूटा हुआ लगता है। तब सेलुकस उसमें नई उम्मीद के साथ जोश भरता है। कृतदिमास की सलाह पे सिकंदर सेलुकस चंद्रगुप्त के साथ दंदायन से मिलने जाते हैं, जहां वो भविष्यवाणी करता है कि सम्राट सिकंदर नहीं चंद्रगुप्त सम्राट बनेगा। उधर महाराज आम्बिक सिकंदर को चंद्रगुप्त की सच्चाई से अवगत कराते हैं। चंद्रगुप्त भारतीय सैनिकों में नया जोश भर सिकंदर के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित कर देता है। उधर सिकंदर आक्रमण की घोषणा करता है। युद्ध में भारतीय सैनिकों को मुंह की खानी पड़ती है। हार से हताश चंद्रगुप्त को चाणक्य के शब्दों से नई उम्मीद की किरण दिखती है। हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, सही दिशा में सही अपेक्षा से कर्म किए हैं। अब शांति से बैठकर नियति के फल की प्रतीक्षा करो। कर्म के अनुरूप ही फल मिलेगा। भारतीय सैनिकों के इस विद्रोह को कुचलने के बाद यवन सेना नए उत्साह से भर चुकी थी। चारों हर्षोल्लास का वातावरण था। वो व्यास नदी पार करने को उद्यत थी। पर हां, किलेस्थनीज और सम्राट पोरस के मुंह उतरे हुए थे। इन दोनों ने ही अपने अपने देश की आम जनता की भलाई के लिए अपने चारों ओर विश्व विजय के उन्माद में डूबे वातावरण से लड़कर सिकंदर के वापस लौटने के लिए भरपूर प्रयास किए थे, जो उन्हें असफल होते दिख रहे थे। किंतु बात सेलुकस की चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों गलत निकले और सेलुकस सही निकला। मेरे जाबाज सैनिकों, मैंने निर्णय लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम व्यास नदी पार करेंगे। सारे अपशगुन और देवी प्रकोप का भेद खुल चुका है। वो हमें डराने के लिए मात्र षड्यंत्र थे। कोई देवी प्रकोप नहीं है। इसलिए जिनको मुझ पर भरोसा है, जिनको मेरी तलवार पर विश्वास है, वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं देवपुत्र हूं। मुझे विश्व विजय के सपने को पूरा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। देवता हमारे साथ हैं। इसलिए जो सैनिक मेरा साथ देंगे, उस पर देवता अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। मेरे जाबाज सैनिकों, अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इस धरती पर मैसेडोनिया का परचम न लहरा दें।
सम्राट, ग्राइटोडामस! सम्राट सिकंदर को क्या हुआ? मुझे लगता है दैविक प्रकोप है। हमें वापस लौटना चाहिए। सिकंदर के लिए अभी अभी जो भोजन गया है उसे रोकना होगा। हमारी पूरी छावनी का भोजन विषाक्त हो चुका है सम्राट। ये था भारत में यवनों के अभियान का अंतिम अध्याय। किसी को नहीं पता था क्या हुआ सिकंदर को, पर उसका स्वास्थ्य पल पल गिरता जा रहा था। सिकंदर की सेना में सब दैवी प्रकोप से भयभीत शीघ्रातिशीघ्र मैसिडोनिया लौटना चाहते थे। सिकंदर के विश्व विजय के सपने के लिए अब वे सब थक चुके थे, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। उनके इस विद्रोह के आगे सेलुकस को भी झुकना पड़ा और उसने विवश हो सेना को लौटने का आदेश सुना दिया। आचार्य, क्या ये उसी विष का प्रभाव था जो आपने मुझे सिकंदर को देने के लिए दिया? संभव है महाराज। संभावना तो इस बात की भी है कि यहाँ के देवताओं का प्रकोप हुआ उस पर, और यह भी हो सकता है कि संपूर्ण विश्व विजय का जैसा सपना उसने देखा था वैसा सपना उसकी नियति में था ही नहीं। किंतु जो भी है, मेरा कार्य पूरा हुआ। मुझे अब चलने की आज्ञा दीजिए। आओ चंद्रगुप्त। इंद्रदत्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उसी विष का प्रभाव है जो मैंने सिकंदर को दिया था। आचार्य, अगर आपने भी वो विषाक्त कांटा नहीं चुभोया तो फिर सिकंदर को हुआ क्या? क्या पता। यवनों की छावनी के भोजन भंडार में तुमने संक्रमित चूहा छोड़कर भोजन को जो विषाक्त किया था, सेल्यूकस के रोकने से पहले हो सकता है सिकंदर ने उसे खा लिया, या कैलिस्थनीज ने उसकी मदिरा में जो विष मिलाया था उसका असर हो गया उस सम्राट। आखिर तुम जीत ही गए कैलिस्थनीज, है ना? तुम यही साबित करना चाहते थे ना कि मैं देवताओं का पुत्र नहीं, एक साधारण व्यक्ति हूं। तो तुमने साबित कर दिया। तुमने अपनी बात साबित कर दी। तुमने साबित कर दिया। मैंने जो भी किया मैसिडोनिया के हित के लिए किया, अपने प्रिय मित्र को पागलपन से बचाने के लिए किया। जो मेरे साथ किया है कैलिस्थनीज, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा।
चाहे जो हो जाए सिकंदर, आने वाले कल में लोग तुम्हें एक महान सम्राट के रूप में याद रखेंगे। तुम्हारे लिए मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट होगी कि मेरे लिखे इतिहास को पढ़ के लोग सिकंदर को सदा सिकंदर महान के रूप में याद रखेंगे। सिकंदर महान तुम्हारे प्रति मेरी सच्ची मित्रता की यही एक भेंट होगी। मेरा विश्व विजय का सपना पूरा नहीं हुआ। मेरा सपना मर गया। मेरा सपना मर गया। सुन लो इस धरती के देवताओं, जो छल षड्यंत्र यहाँ के लोगों ने हम मैसिडोनियंस के साथ किया है, मैं थियोडोसिस सेल्यूकस कसम खाता हूं कि ग्रीस के इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। एक दिन मैं अवश्य आऊंगा और तब मैं बचे हुए समस्त भारत को जीतकर अपने मित्र सिकंदर का अधूरा सपना पूरा करूंगा। अलेक्जेंडर ने जहां से जोड़ा है, सेल्यूकस वहीं से आगे बढ़ेगा। अलेक्जेंडर का सपना अवश्य पूरा होगा। अवश्य पूरा करूंगा। एक देश के रूप में जैसे हमें अपने मामलों पे निर्णय का अधिकार होता है, उनमें बदलाव लाने का अधिकार होता है, ऐसा ही कुछ चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से किया। फिर चाहे इसे लोग नीति कहें, चाहे कूटनीति, चाणक्य ने सिकंदर को भारत से वापस जाने के लिए विवश कर ही दिया। हालांकि इतिहास में इसका स्पष्ट विवरण तो नहीं मिलता कि सिकंदर के स्वास्थ्य के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया था। फिर भी अंततः अपने गिरते स्वास्थ्य के साथ सिकंदर की मौत हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वापस लौटते समय ग्रीक सेना का माली जनजाति से युद्ध हुआ था। माली जनजाति का स्थल, जिसे आज मुल्तान के नाम से जाना जाता है, वहां युद्ध में सिकंदर मुल्तानी तीरों से बुरी तरह घायल हो गया था, जिससे तात्कालिक तौर पर तो वो क्रितोदिमोस के उपचार से स्वस्थ हो गया था, किंतु यही घाव उसे बेबीलोन आते आते मौत की नींद सुला गए। और जहां कहा जाता है कि जिस सिकंदर महान के लिए जीते जी सारा विश्व कम पड़ रहा था, मरने के बाद अंतिम चिर निद्रा के लिए एक मकबरा ही काफी था। ये वो सम्राट जा रहा है जिसने कभी कहा था कि तुम अपने भय पर विजय पालो, मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय दिलाता हूं। किंतु देखो, आज इसी सम्राट को भय ने परास्त कर दिया। अब धनानंद की बारी है।
पाटलिपुत्र चलने का समय आ गया है चंद्र। मुझे भी इसी समय की प्रतीक्षा थी आचार्य। यदि मगध को कर नहीं मिला तो मगध उनका सिकंदर से अधिक नाश कर सकता है। व्यास नदी के उस पार वाले राज्य के वे सीमावर्ती पर्वतीय राजा जो अब तक सिकंदर की उपस्थिति से भयभीत थे, वे उत्सव मना रहे थे। उन्हें इस समय मगध में धनानंद के मन में उठ रहे दावानल की तनिक भी चिंता नहीं थी। ऐसा दुस्साहस दादा वहां से मिल रही सूचनाएं हमें यह बता रही हैं महाराज कि यवनों के लौटने के बाद सभी राजा जो हमें सिकंदर से सुरक्षा के लिए कर दे रहे थे, अब उन्होंने हमारे अधिकारियों को कर देने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि अब उनके सामने जब कोई यवनों का संकट ही नहीं रहा तो फिर वो मगध को सुरक्षा कर क्यों दें? उन्हें पता नहीं है अमात्य, धन के प्रति धनानंद के प्रेम का आभास ही नहीं है इन्हें। एक बार जब हम किसी से कर लेना आरंभ करते हैं तो फिर वो कर लेने का कारण चाहे रहे चाहे ना रहे, किंतु वो कर हमारे लिए प्राणों से भी प्रिय हो जाता है। तिरकिटधार यवन चले गए तो क्या, हम तो हैं। हमें कर नहीं मिला तो क्या हम उन्हें उत्सव मनाने देंगे? दिनक दिनक दिनधा कदापि नहीं। हमें कर चाहिए। यवनों का संकट नहीं रहा तो क्या, हमारा संकट क्या यवनों से कम है? उन्हें तुरंत सूचित कर दो अमात्य, यदि मगध को कर नहीं मिला तो मगध उनका सिकंदर से अधिक नाश कर सकता है। महाराज, ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। मेरा मत है। आपका मत जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य सुखदेव। आप ही के चलते आज मेरी ये दशा हुई। एक तरफ तो मुझे ये डर है कि प्रजा का मुझ पर से विश्वास ही ना उठ जाए, दूसरी तरफ देशद्रोही का कलंक लगने की वजह से कोई भी पड़ोसी राज्य मुझे समर्थन देने से इनकार कर रहा है। अब आप बताएं मैं क्या करूं? ये मत बोलिए महाराज कि आप शत्रुघ्न हैं। कहां हैं आप आचार्य सुखदेव? क्या हो गया है आपकी सोच को? आपको क्या लगता है जिन्होंने महान सिकंदर की सेना को वापस लौटने पर विवश कर दिया है वो उसके शत्रुत्व को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि हम ये मान लें कि हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते और ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है और वो है चाणक्य। यवनों के जाने के बाद एक नया शक्ति असंतुलन, एक नया संकट, नए राजनीतिक समीकरणों का बनना, पुराने राजनीतिक समीकरणों का टूटना और इन सब से उपज रही नए प्रकार की राजक स्थिति भारत के जनपदों को झकझोर रही थी, जिसे चाणक्य के अतिरिक्त न कोई देख पा रहा था न समझ पा रहा था।
और इसीलिए इस पल पल बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों के आकलन के लिए चाणक्य ने उन सभी राजाओं को जिन्होंने यवनों के विरुद्ध एकजुटता दिखाई थी गुरुकुल में आमंत्रित किया। सिकंदर वापस लौट चुका है और उसके अधीन राज्यों की सेनाएं इस समय निर्बल हैं। सिकंदर के छोड़े क्षत्रप हैं और उनकी सहायता के लिए यवन सेना की टुकड़ियां हैं। किंतु अब स्थिति यह है कि ना तो राजाओं को क्षत्रपों पर विश्वास है और ना ही क्षत्रपों को राजाओं पर। परिणाम राजनैतिक अस्थिरता, सैनिक अस्थिरता। और इस परिस्थिति का लाभ मगध नरेश धनानंद अवश्य उठाएगा। तो समय की मांग यह है कि सभी राजा आपसी मतभेद भुलाकर मैत्री का एक नया अध्याय आरंभ करें। बिखरा हुआ सैन्य दल जब एकीकृत सेना बनेगा तब वो कहलाएगी अखंड भारत की शक्तिशाली सेना। और इस सेना के रहते विदेशी शक्तियां आक्रमण करने का सोच भी नहीं सकती हम पर। इस संगठित और एकीकृत सेना से सभी असुरक्षित राज्यों को सुरक्षा तो मिलेगी ही, वरन ये सेना साथ साथ धनानंद के कुचक्र को मिटाने में भी सक्षम है। हमें यह समझना होगा कि भारत तभी शक्तिशाली रह पाएगा जब भारत का केंद्र शक्तिशाली होगा। और भारत का केंद्र तभी शक्तिशाली होगा जब केंद्र में एकीकृत अखंड भारत की सेना का प्रमुख एक शक्तिशाली राजा होगा और जिसका दृष्टिकोण अखिल भारतीय होगा। अर्थात केंद्र मगध के राज सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा और सभी राज्यों और जनपदों में क्षत्रपों की शैली में एक स्थानीय राजा। और यह स्थानीय राजा किसी विदेशी राजा के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे, अपितु अपनी मिट्टी से निकले अपने केंद्रीय राजा के लिए कार्य करेंगे और अपना स्थानीय शासन चलाते हुए मगध की शक्ति को बढ़ाकर स्वयं भी शक्तिशाली बने रहेंगे। विश्वास है कि आप मेरी बातों का मर्म समझ रहे हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। महाराज, तक्षशिला के गुरुकुल से एक आचार्य आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिगदा क्यों? उस दिन चाणक्य ने जाना कि राजाओं में अखंड भारत के सपने से निज सत्ता की भूख, निज शक्ति की भूख अधिक महत्व रखती है। चाणक्य को लगा मानो उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। फिर भी चाणक्य के मन के किसी कोने में अभी भी आशा की एक किरण जीवित थी।
अच्छी तलवार चला लेते हैं। मैं भी आपकी तरह तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह एक वीर योद्धा बनना चाहता हूँ। देखो, केवल अच्छी तलवार चलाने से योद्धा नहीं बनते, ना ही सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन करने से। योद्धा वो जो अपनी बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति से शक्तिशाली हो। समझे? चलो। सोचा था सिकंदर की शक्ति के समक्ष राजाओं ने जो एकता दिखाई थी वो उसके जाने के पश्चात भी रहेगी। नहीं रही। सोचा था कि इनकी एकता से अखंड भारत का निर्माण सहज ही हो जाएगा। नहीं हो पाया। शत्रु के भय से सब एक हो गए। किंतु जब मातृभूमि के लिए एकता का प्रश्न आया तो सब अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर बिखर गए। अपने वास्तविक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व वाले हो गए। इतने मन से सबको बुलाया था, किंतु हुआ क्या? निराशा ही हाथ लगी। निजी महत्वाकांक्षा, निजी गौरव, किसी में दूरदृष्टि नहीं। अब एक ही आस है, मगध का राज सिंहासन। अखंड भारत का सपना तुम्हें ही पूरा करना है चंद्रगुप्त। समय आ गया है पाटलिपुत्र चलने का, धनानंद को उसके राज सिंहासन से हटाने का और वहां चल रहे कुशासन को समाप्त करने का। क्या हुआ चंद्रगुप्त? नहीं, कुछ नहीं आचार्य। इतना समय हो गया है तुम्हें मेरे साथ, तो ये बात तो तुम भी जान गए होगे कि तुम चाहे सभी से छिपा लो, मुझसे अपने मनोभाव नहीं छिपा सकते। एक बात मनी मन बेचैन कर रही है आचार्य। कितना बड़ा सम्राट, सिकंदर महान, किंतु क्या हुआ? दुनिया उसके बारे में चाहे जो सोचे, किंतु हमने तो उसे निकट से देखा है ना आचार्य। उसके सर पर भी सत्ता का नशा चढ़ा और फिर व्यक्तित्व की सारी महानता पीछे छूट गई। सत्ता, शक्ति, आत्म प्रशंसा और निजी ख्याति, बस। जब ऐसे महान सम्राट के साथ सत्ता से ये हो गया, तो फिर कहीं आप भी तो मुझे सत्ता के सिंहासन पर बिठाकर वैसा ही नहीं बना देंगे? या फिर हो सकता है कि मैं स्वयं सत्ता के सिंहासन पर बैठ सत्ता के नशे में चूर जनता के सुख दुख को भूलकर निजी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने वाला ना बन जाऊं आचार्य। संशय, तुम्हारा संशय बहुत ही उचित है चंद्रगुप्त।
उत्तर भी संशय की तरह गूढ़ है, इसीलिए शब्दों से नहीं दूंगा। पाटलिपुत्र चलना है ना हमें, तो अब सीधे पाटलिपुत्र नहीं जाएंगे। उससे पहले तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी। कैसी यात्रा आचार्य? अपने मन को टटोलने वाली यात्रा, अपने उद्यम को फिर से जानने वाली यात्रा। यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी चंद्रगुप्त। उद्यम में ही परिणति छुपी होती है, उसे समझ लो, जान लो, तो मन व्याकुल नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। जैसे जब कोई कठिन प्रश्न समझ ना आए तो उसे आरंभ से देखना चाहिए। अब हम भी यही करेंगे। चंद्रगुप्त, हो जाओ अश्वारूढ़ चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र पहुंचकर धनानंद का अंत करने से पहले अब हमें एक और लंबी यात्रा पर जाना होगा। चाणक्य, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि राजनीति और कूटनीति क्या होती है। सभी सीमांत प्रदेशों के राजाओं को सुरक्षा संधि बनाए रखना और मगध को पूर्ववत कर देते रहने का संदेश भिजवाया, किंतु हमारे राजदूतों के बारंबार समझाने के बाद भी सभी राज्यों ने सुरक्षा कर देने से मना कर दिया है महाराज। सुरक्षा कर नहीं देंगे चित्त कट धिन्ना। तो ठीक है, तुरंत उनकी सुरक्षा को असुरक्षा में बदल दो। सेना भेजो और किसी भी एक राज्य को ऐसे कुचलो, ऐसे मसलो कि फिर किसी भी राज्य में हमारे विचार तक से कपकपी छूट जाए। बड़ी सेना भेजनी पड़ेगी महाराज। तो भेजो बड़ी सेना, उन्हें भी तो पता चले मगध की शक्ति क्या है। तो फिर सुरक्षा कर देने के लिए उन्हें भी पुनर्विचार करना ही पड़ेगा महाराज। सुरक्षा कर? कैसा कर? कैसी सुरक्षा अमात्य? देखो, सिकंदर तो चला गया, यदि वो होता तो इन्हें अपना दास ही बनाता ना। तो चलो हम कर देते हैं ये शुभ कार्य। हम इन छोटे छोटे राज्यों को क्यों पनपने दें? जब किसी को सीधे सीधे दास बनाकर निचोड़ा जा सकता है, तो फिर क्यों उसके आगे हाथ पसार के कर की भीख मांगे? हैं? धिनक धिनक दिन धा। यवन चले गए और अब ये सब उत्सव मना रहे होंगे, निश्चिंत होंगे। यही समय है, यही समय है। समय को नष्ट मत करो, किसी एक को मसल दो, बाकी सब डर जाएंगे। दादा दिग्गज महाराज, तक्षशिला के गुरुकुल से एक आचार्य आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल से आचार्य अर्थात चाणक्य।
यदि चाणक्य पाटलिपुत्र आ रहा है तो हम भी उसका ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे कि कट दिना। चाणक्य! आप दोनों की आंखों में चाणक्य के लिए इतना गुस्सा देखकर लग रहा है कि मैं सही जगह पर आया हूं। प्रणाम महाराज। मेरा नाम सुखदेव है, तक्षशिला गुरुकुल में आचार्य हूं, गांधार नरेश का प्रमुख सलाहकार। चाणक्य का उतना ही बड़ा शत्रु हूं महाराज जितने बड़े आप हैं। महाराज, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं आपको। चाणक्य, जिसे आप हर जगह खोज रहे हैं, वो स्वयं यहां पाटलिपुत्र आ रहा है। अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस बार वो महाराज धनानंद के सर्वनाश का संकल्प लेकर आ रहा है। यदि चाणक्य पाटलिपुत्र आ रहा है तो साधु साधु हम भी उसका ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे कट दिना। अमात्य, चाणक्य के लिए बनाए हुए हर जाल को पुनर्जीवित किया जाए। महाराज धनानंद के विरुद्ध कुछ करने का प्रयास किया तो तुम्हारे और मगध नरेश के बीच ये अमात्य राक्षस दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार। आपसे किसी भी स्तर की स्पर्धा और संघर्ष के लिए उपस्थित हूं मैं। सिर्फ एक व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है और वो है चाणक्य। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज? धनानंद, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। चाणक्य अरे हम स्वयं आचार्य चाणक्य की
वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहे हैं हम कि कब वो अपनी मातृभूमि लौटे तो सही। और अब वो आ रहा है। सुना अमात्य, वो स्वयं आ रहा है। उसका ऐसा राजकीय स्वागत करो कि बस धाक धिनाधिन हो जाए। समझ गए ना?